प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज आप सभी लोगों का 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। पूर्व की भांति आज मैं काव्यखंड से संकलित सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में बताना चाहूँगा। आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत जी की कुछ रचनाएं रखी गई हैं और उन रचनाओं का कुछ अंश रखा गया है जो पढ़ना होगा। तो आइए हम सुमित्रानंदन पंत के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में जानें। इनका जन्म, पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में। यह जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा अर्थात वर्तमान समय में उत्तराखंड में, जो पहले उत्तर प्रदेश राज्य में से ही वह संबंधित था, किंतु उत्तराखंड का निर्माण होने के कारण यह कौसानी इस समय उत्तराखंड में है। कौसानी अल्मोड़ा जिला और में इनका जन्म स्थान और 20 मई सन 1900 ईस्वी में पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत और माताजी का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। ऐसा कहा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी स्वर्ग सिधार गईं और इनका लालन पालन इनके दादी के द्वारा किया गया। वास्तविक नाम इनका, बचपन का नाम जो है वह गोसाई दत्त है, अर्थात प्रारंभ में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। आगे चल करके इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत कर लिया। इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में, अर्थात पंत जी 77 वर्ष जीवित रह करके हिंदी साहित्य की सेवा की। इनका निधन जो है वह आंध्र प्रदेश का एक स्थान है राजसुंदरी, वहीं इनका निधन हो गया। अब इनके यह संक्षिप्त जीवन परिचय के अतिरिक्त इनकी कुछ साहित्यिक परिचय भी। तो साहित्य के क्षेत्र में ऐसा कहा गया है कि सुमित्रानंदन पंत जो है वह छायावाद के ऐसे प्रमुख कवि हैं कि जिन्हें 4 स्तंभों, छायावाद के 4 स्तंभों में रखा गया है। इन 4 स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत जी का स्थान विशेष रूप से लिया जाता है। पंत, प्रसाद, निराला, पंत, प्रसाद जी, पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद और निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्रीमती वह जो है महादेवी वर्मा। यह 4 छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन 4 प्रमुख स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत जी का एक नाम जो कहा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि, निश्चित रूप से इन्होंने अल्मोड़ा जैसे जगह प्राप्त करें, अपना जन्म स्थान प्राप्त करने का जो इनके ऊपर सीधा सा प्रभाव पड़ा वह दिखाई ही देता है कि अल्मोड़ा में यह रह करके और जो काफ़ी इनके ऊपर प्रकृति से उपहार प्राप्त हुआ था उसको इनके चेहरे पर ही दिखाई देता था। यह वास्तव में प्रकृति प्रेमी कवि थे और इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे कि बीड़ा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, कला और बूढ़ा चाँद, यह स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, जुगवाणी, ऐसे युगांत, चिदंबरा, लोकायतन, यह प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इन लोकायतन पर तो इन्हें बहुत सा पुरस्कार मिला और कला एवं बूढ़ा चाँद जो इनकी रचना है, कला एवं बूढ़ा चाँद, इस पर सोवियत संघ के द्वारा राष्ट्रीय अकादमी प्रकार और लोकायतन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी दिन तक या जो आकाशवाणी केंद्र में भी काम करने का अवसर प्राप्त किया। इनकी प्रमुख सबसे पहली रचना 1916 में प्रकाशित हुई सन
1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई गिरजे का घंटा, और इस गिरजे की घंटे से, गिरजे का घंटा, इस गिरजे का घंटा रचना से जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इन्होंने काव्य रचना में शुरू किया, और इसके बाद यह निरंतर जो है इनकी रचनाएं आने लगी। सन 1920 में इन्होंने उच्छ्वास नामक जो अपनी रचना प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त सन 1921 में ग्रंथि, इस प्रकार से बहुत सी रचनाएं इनकी आने लगी, और इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने हिंदी की अपना भरपूर सहयोग किया हिंदी के विकास में, अर्थात हिंदी को काफ़ी समृद्धशाली बनाने में सुमित्रानंदन पंत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनको ऑल इंडिया रेडियो में 1920 में परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया, और यह रेडियो से संबंधित रहे, अर्थात यह आकाशवाणी में कार्य करने का इन्हें अवसर भी प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने 1921 ईस्वी में जब महात्मा गांधी का आह्वान हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, तो उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए, और वहाँ से इलाहाबाद यह रहा करते थे। यहीं से रह करके इन्होंने पूरी तरह से काव्य साधना में अपने आप को लगा लिया। ऐसा माना जाता है कि निराला जी और पंत जी बड़े ही आपस में कभी कभी मतभेद होने के कारण उलझा करते थे, किंतु आंतरिक प्रेम इन दोनों का बहुत ही स्वाभाविक था, अर्थात मित्र के नाम से यह एक दूसरे को पुकारा करते थे। यहाँ तक कि निराला जी तो इनके लिए काफ़ी दुखित भी हो जाया करते थे जब इनके विषय में कोई सूचना या संदेश प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पंत जी का जो निवास स्थान है और इनकी जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के आधार पर इन्हें यह वास्तव में सत्य ही कहा गया है कि यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, क्योंकि प्रकृति से इन्होंने अपना काफ़ी लगाव रखा था। इन्होंने ये अपनी चींटी नामक कविता में भी, चींटी नामक इनकी जो कविता है उसमें एक चींटी छोटी सी प्राणी और उसके विषय में भी इन्होंने जो कुछ लिखा वह अपने आप में एक प्रेरणादायक है कि चींटी जैसी छोटी प्राणी भी यदि इस तरह के एक नागरिक जैसा व्यवहार करती हैं तो हम तो चींटी से कहीं बहुत अच्छे हैं और प्रकृति के हम श्रेष्ठतम रचना हैं, इसलिए हमें तो कहीं इससे अधिक अच्छा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में, वह नौका विहार, जिस नौका विहार को लेकर के आपके पाठ्यक्रम में अभी कुछ दिन के बाद शुरू किया जाएगा, कि वह नौका विहार करते समय अर्थात नौका में बैठ करके और जो चित्रण इन्होंने किया है चांदनी रात का, नौका का या फिर गंगा का, वह निश्चित रूप से प्रकृति प्रेमी होने का वह दावा करते हैं कि यह वास्तव में प्रकृति प्रेमी कवि अगर कोई है तो वह है सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने कुछ दिन तक मार्क्सवाद आदि से का अध्ययन करके एक प्रगतिशील विचार वाली पत्रिका का भी संपादन किया, जिसका नाम इन्होंने रखा था रूपाभ। और इस जो रूपाभा के माध्यम से, अर्थात इस रूपाभा नामक पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अपना प्रगतिशील रूप जो व्यक्त किया वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा, जिसमें यह महर्षि अरविंद घोष से मिल करके उनसे प्रभावित होकर के अपने उनके दर्शन को उस रूपाभा के माध्यम से प्रकाशित करने का काम किया। आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से जो रचनाएं रखी गई हैं वह उसमें नौका विहार जो पूरी तरह से गुंजन नामक एक इनकी रचना है, और इस गुंजन नामक रचना से इन्होंने, अभी बताया गया कि यह गुंजन नामक रचना से इन्होंने
उसके कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में नौका विहार करके रखा गया है, जिसका अध्ययन आप पूरी तरह से करेंगे। और इस संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ अभी मैंने बताया कि इनका जो देहावसान है वो 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में, अर्थात 77 वर्ष की अवस्था में ही यह दुनिया से विदा हो गए। फिर भी सन 1916 से लेकर के सन 1977 तक इन्होंने हिंदी साहित्य में जो कुछ भी दिया है वह बहुत ही मूल्यवान रहा और उससे हमारी हिंदी निश्चित रूप से काफ़ी समृद्धशाली बनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही इनको हिंदी साहित्य का वह कई सा पुरस्कार प्राप्त हुआ और इस प्रकार हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वह अपने आप में आगे दिया जाए। इनके भाषा के विषय में अगर बताया जाए तो यह निश्चित रूप से इनकी भाषा बहुत ही सरल, कोमल एवं खड़ी बोली है, अर्थात जिसमें खड़ी बोली की सरलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनकी शैली जो है वह गीतात्मक मुक्त शैली है, अर्थात हर छंद को गाया जा सकता है जिसमें गीतात्मक मुक्त है और कहीं कहीं रूपमाला, रोला, पीयूष वर्षण आदि छंदों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो पंत जी की जो भी रचनाएं हैं वह अपने आप में एक पूरी तरह से प्रकृति से भरी पड़ी हुई हैं, जिसमें नाद स्वर, सौंदर्य स्वर और यह सब कुछ दिखाई देता है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कह करके ऐसा कहा गया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी जो छायावादी और प्रगतिवादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, वे एक गंभीर विचारक, साथ ही साथ उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति निश्चित रूप से कुशल शिल्पी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा, अर्थात पंत जी हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं और निश्चित रूप से प्रकृति से इनका विशेष लगाव था। इन्होंने अब लिखा भी है कि छोड़ अभी से इस जग को, कैसे उलझा दूं लोचन बाले तेरे बाल जाल में। तो कहने का तात्पर्य है कि यह बचपन से ही, अभी मैंने बताया कि मात्र जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनके माताजी का आकस्मिक निधन हो गया, तो इनका लालन पालन प्रकृति के गोद में ही हुआ। और अल्मोड़ा अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थान है, इसे प्रकृति का उपहार कहा जाता है। उस प्रकृति के उपहार में अर्थात पंत जी पले और बढ़े, तो निश्चित रूप से प्रकृति से इनका विशेष लगाव है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों को इनके द्वारा जो रचित गुंजन नामक रचना है, उस गुंजन नामक रचना से कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है जो नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को नौका विहार नामक शीर्षक से दिया जाएगा और उसको आप एक बार अध्ययन करके आएंगे। फिर कल से मैं नौका विहार शीर्षक शुरू करूंगा, उसका शब्दार्थ और व्याख्या आज बताया जाएगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।